दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ईच एंड एवरी पैराग्राफ, और हर एक पैराग्राफ में बेस्ड जो भी वर्ड्स होंगे जिसपे वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है हम वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल ट्राई टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि कितनी किस किस लाइन पे किस टाइप के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। और ज्यादातर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हम हर एक पैराग्राफ पे इसीलिए भी कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है, आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ऑप्शंस मिलते हैं एंड समवेयर एक बार वो जो नॉट ट्रू ट्रू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही आपको समझ जाता है ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में बैठती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। और पॉइंट्स के फॉर्म में चीजें ध्यान में रखना ना बहुत अच्छा होता है, बिकॉज देन यू गेट टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन योर माइंड कि कैसे आप आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स फॉर्म कर सकते हो। क्लियर? तो हम जो है सबसे पहले हर एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस। बट एग्जाम्स में क्या करना है, ऑब्वियसली इसका बिल्कुल ऑपोजिट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर यू विल रीड द एक्सट्रैक्ट एंड देन यू विल फाइंड द पर्टिकुलर आंसर। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ व्हिच सेज The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सबसे पहले हमें पता है कि क्योंकि ये पूरी स्टोरी ग्रिफिन द साइंटिस्ट के बारे में है जिन्होंने इनविजिबल कैसे होते हैं वो पता लगाया, राइट। तो एकदम से क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ इम्प्रिंट्स दिखाई देते हैं, मडी इम्प्रिंट्स, किसको, इनटू बॉयज को, एंड दे आर सरप्राइज्ड कि ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पे लिखा है दे स्टार्टेड इन सरप्राइज, इसका मतलब क्या हो गया, दे वर astonished और they were shocked। ठीक है, कि किस तरीके से ऐसे कहीं से भी imprints बन रहे हैं। At the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। दूसरा बोला है fresh muddy imprints, यानी कि अभी अभी जैसे sort of किसी के पैर मड में गए हो, मिट्टी में गए हो, उसके imprints बन रहे हैं, तो fresh muddy imprints। Then imprints का मतलब क्या है, पैरों के निशान, footprints या impressions of the feet। Then pair of bare feet, obviously 2 feet होते हैं। bare क्यों बोल रहे हो, क्योंकि obviously वो footprints जो है पैरों के बन रहे हैं, तो that would have been a bare, right, यानी not wearing any shoes or slippers or any footwear। Clear? What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो ये क्वेश्चन जो है चल रहा था किसके, बच्चों के दिमाग में, कि भाई ऐसे कैसे ऑल ऑफ अ सडन एक कोई आदमी है barefooted है और बिल्कुल लंदन के बीच में ऐसे घूम रहा है। और ये सॉर्ट ऑफ एक पॉइंट ऑफ शॉक भी इसलिए भी होते हैं लोग क्योंकि बेयर फुटेड इतनी ठंड में कोई भी नहीं घूमेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से दे वर सरप्राइज्ड। एंड वेयर वॉज द मैन, एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज कि चलो बेयर फुट वगैरह बात है तो छोड़ दो, बट पूरा का पूरा मैन ही गायब है, क्योंकि कहाँ से ये इंप्रेशन फॉर्म हो रहे हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, क्विकली देखा, तो उनको जो है ऐसा कुछ दिखा जो बहुत ही रिमार्केबल साइट, यानी कि बहुत ही स्ट्रेंज सा साइट उनको दिखता है। A fresh foot mark appeared from nowhere। Again there was one more foot mark or footprint जो कि कहीं से भी फॉर्म हो जाता है, यानी कि that was something जो उनके लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा था, बस वो फुटप्रिंट्स दिख रहे थे। Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the streets। और वैसे ही और steps बनते गए, descending the steps। steps का मतलब यहाँ पर क्या है, stairs, यानी सीढ़ियों के नीचे से, मतलब कोई नीचे उतर के आ रहा है, तो descending the stairs। ठीक है, और फिर वो कहाँ जा रहे थे, स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हैं, देखो आपको पता होना चाहिए, 2 बॉयज की बात हुई है, दे वर सरप्राइज, दे वर एस्टोनिश्ड, दे वर शॉक्ड, जो कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। क्या देखकर, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स या फुटप्रिंट्स या इंप्रेशंस ऑफ बेयर फीट। एंड देन यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन, या फिर ये भी पूछ सकते हो व्हाट वर द 2 रीजंस बिकॉज ऑफ विच द 2 बॉयज वर सरप्राइज। वन कि कोई ऐसे बिल्कुल लंदन में बेयर फुट क्या कर रहा है मैन, एंड देन वेयर वॉज द मैन। देन आपसे गेज्ड वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। आफ्टर दैट आपको रिमार्केबल का भी पूछा जा सकता है, समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था, अनयूजुअल था, दैट साइट दे वर एबल टू विटनेस। देन आपसे पूछा जा सकता है कि डिसेंडिंग, यहाँ पर जो है डिसेंडिंग द स्टेप्स, तो आपको डिसेंडिंग डाउन द स्टेयर्स पूछ सकते हैं। डिसेंडिंग की जगह आपको कोई दूसरा वर्ड असेंडिंग वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि व्हाट इज टोल्ड इन द एक्सट्रैक्ट। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, प्रोग्रेसिंग यानी कि आगे बढ़ना, बिल्कुल यानी कि बढ़ते जा रहे थे फुटप्रिंट्स, दे वर फॉलोइंग टुवर्ड्स द स्ट्रीट। क्लियर? ऑलराइट।
The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter. अब पूछा जा सकता है why were the boys following the footprints? Because they were fascinated. They were, बोल सकते हो बहुत ज़्यादा enthusiastic, excited हो गए थे कि भाई कहाँ से एकदम से ये footprints हवा में बन रहे, हवा में इन द सेंस यानी कहाँ कोई दिख भी नहीं रहा था, एकदम से फुटप्रिंट्स फॉर्म हो रहे थे. तो दैट वाज समथिंग विच वाज द रीजन फॉर एक्साइटमेंट ऑफ द बॉयज. और तब तक उन्होंने फॉलो किया जब तक ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो फेंटर नहीं हो गए. फेंटर यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट होते जाना या फिर बेयरली विजिबल होना. क्लियर? The boys followed fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. And at last जब पूरे जो footprints हैं वो ख़त्म ही हो गए यानी कि बनना बंद हो गए. ऐसा क्यों? मे बी उन्होंने जो मड था उनके पैरों में वो अब नहीं होगा इतना कि जिसकी वजह से muddy footprints बने. तो that's why all of a sudden वो disappear हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. Now this was a mystery. Mystery का मतलब क्या होता है? Something जिसका पता नहीं चल रहा है कि रीज़न क्या है. समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो. तो यहाँ पर ये मिस्ट्री का जो रीज़न है वो क्या था? बहुत सिंपल था. द बिविल्डर्ड बॉयज़. बिविल्डर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? कन्फ्यूज्ड. तो आपको यहाँ पे इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पता होना चाहिए. जो एकदम से पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, तो बहुत कंफ्यूज से थे बॉयज. सो द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. तो किसके फुटप्रिंट्स थे? वो साइंटिस्ट के थे, हमें ऑलरेडी पता है. Who had just discovered how to make the human body transparent. जिन्होंने अभी अभी ये डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है. ट्रांसपेरेंट यहाँ पे क्यों बोला है? इसका मतलब कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है तो हमको दिखती नहीं है, लाइट जो है वो पास हो जाती है उसके थ्रू. ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी भी जो है ट्रांसपेरेंट यानी कि इनविजिबल. तो अगर पूछे यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट, तो वो हो जाएगा इनविजिबल. और अगर नॉर्मली पूछा है ट्रांसपेरेंट का नॉर्मल मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ जो आर पार जिसके आप देख सकते हो. क्लियर? तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से ज़्यादा आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन दिख गए होंगे. फेंटर, फैसिनेटेड, बिविल्डर्ड, डिसअपियर्ड, देन ट्रांसपेरेंट. इन सब पे भी आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. क्लियर? ऑल राइट. नाउ लेट्स आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग? इनमें से क्या सही है? Two boys were surprised to see the imprints on the mud. Definitely there were two boys, they were surprised to see the imprints on the mud. The man was not visible. Yes, where was the man was one of the reasons जिसकी वजह से बहुत surprised और shocked feel कर रहे थे. The sight was strange and unusual for the boys. Definitely जो sight थी वो बहुत unusual सी थी, strange सी थी for the boys. तो all the three statements are correct. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. So ऐसे pointers के form में आपको चीज़ें पता चल रही हैं कि सीन भी जैसे अगर अभी हम आगे देखेंगे तो पॉइंट्स के फॉर्म में क्या होगा? हमारा रिवीजन हो जाएगा. एंड इफ वी रीड द पॉइंट्स अगेन एंड अगेन व्हाट वुड हैपन, ये स्टोरी पूरी आपके दिमाग में रन करेगी वैसे. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट साइट वाज विजिबल टू द बॉयज. तो बॉयज को क्या दिखता है उन दोनों बॉयज को? नंबर वन, अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. यस, और यही था वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से दे वर सरप्राइज्ड. Further footprints followed one after another. Yes, क्योंकि ग्रिफिन जो है वो continuously move कर रहे थे, तो footprints were following one after another. The footprints were descending down the steps and progressing down the street. Yes, the footprints were descending down the steps and progressing down the street, यानी कि street की तरफ अब जा रहे थे. तो this is also correct. तो all of the above क्या हो गए? The correct statements या फिर वो statements जो बताते हैं what was the sight visible to the boys. Clear? All right. Next is what did the boys do? Boys ने क्या किया भाई? The boys followed the footprints. Yes, the boys were fascinated. Definitely they were fascinated. They were excited. The boys followed the prints until they became fainter. हाँ, जब तक वो fainter नहीं होगा obviously तब तक वो उनको follow कर रहे थे. After that the footprints disappeared altogether and that's why they were not able to see anything. तो वो फिर अब वहाँ से चले गए होंगे. तो all the three statements are the one जो boys के reaction थे या what exactly they did. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका correct option. Clear? All right. Next is what was the mystery of the footprints? यानी what was the reason जिसकी वजह से वो footprints बन रहे थे? The explanation of the mystery was simple. Yes, the boys were following a scientist. Definitely they were following scientists. They were following an invisible man. They were following Griffin. All are correct. The footprints were of the man who had discovered how to make the human body transparent या फिर how to make the human body invisible. Both the options are correct. तो all the three क्या हैं? Correct answers of this question. Clear? All right.
नेक्स्ट इज गेज्ड मीन्स द सेम एज, तो गेज मतलब एकदम से ध्यान से देखना, तो वन इज डिसरिगार्ड, सेकेंड इज ओवरलुक, स्टेयर एंड निग्लेक्ट। तो पहला जो है डिसरिगार्ड, इसका मतलब ध्यान ही नहीं देना, सॉर्ट ऑफ इग्नोर करना, तो डिसरिगार्ड क्या हो जाएगा, ये गेज्ड का मतलब बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज गेज्ड मीन्स वर्ड आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। ओवरलुक यानी ध्यान से देखना ही नहीं, किसी चीज को छोड़कर स्किप कर कहीं और बढ़ जाना, या फिर आप वापस कह सकते हो इसका मतलब क्या है, इग्नोर करना। क्लियर, तो ये भी क्या है, गेस्ट का मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेयर यानी घूर के देखना, और गेस्ट मीन्स ऑल्सो व्हाट, कि आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। तो स्टेयर क्या है, द वर्ड्स मीनिंग सेम एज द वर्ड गेज्ड। एंड नेक्स्ट इज निग्लेक्ट, अगेन इग्नोर करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना, ऑल द थ्री मीन्स द सेम, तो इसका मतलब ही गेज्ड नहीं है। क्लियर, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, सेम एज द वर्ड गेज्ड। क्लियर, ऑल राइट। Next is fascinate means same as. Bore, captivate, repel, deter. Fascinate मतलब something जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर ले, आप एक्साइटेड हो उसको देखकर, that is what fascinating means. क्लियर, अब यहाँ दिया है बोर, अब मैंने क्या बोला, समथिंग जो कि आपको बहुत एक्साइटेड फील कराए, समथिंग जिसकी वजह से आप बहुत एंथुजियास्टिक फील करो, तो बोर तो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कैप्टिवेट यानी कि जो आपको पकड़ के रखे, यानी समथिंग जो आपको होल्ड करके रखता है। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यू देख रहे हो, द व्यू इज वेरी कैप्टिवेटिंग बोलते हैं, राइट, यानी इट इज वेरी अट्रैक्टिव, इट इज फैसिनेटिंग, तो यहाँ पे कैप्टिवेट का मतलब क्या है, सेम एज द वर्ड फैसिनेट। नेक्स्ट इज रिपेल, वी नो अट्रैक्ट का ऑपोजिट क्या होता है, रिपेल, यानी कि दूर फेंकना, राइट। तो यहाँ पर फैसिनेट तो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्टेड थे टुवर्ड्स दैट सीन, तो ये रिपेल भी क्या हो गया, ऑपोजिट। डिटर यानी किसी चीज से दूर जाना, किसी चीज से आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, समथिंग दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, समथिंग दैट यू डू नॉट वांट टू बोल सकते हो आप, जिसमें होल्ड ऑन नहीं होना चाहते हो, तो डिटर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा द वर्ड ऑपोजिट। क्लियर, तो इसीलिए कैप्टिवेट इज द ओनली वर्ड जिसका मतलब है सेम एज द वर्ड फैसिनेट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज bewildered does not mean same as, bewildered यानी confused, राइट, तो confused का कुछ opposite या फिर कोई अलग ही मीनिंग होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका आंसर। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड हो जाना। क्लियर, तो परप्लेक्स इज अनदर वर्ड फॉर द वर्ड कंफ्यूज, तो ये कंफ्यूज्ड क्या है, मीनिंग ऑफ bewildered, तो परप्लेक्स भी क्या हो जाएगा मीनिंग, बट हमें डजंट चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। पजल्ड, ऑब्वियसली पजल का मतलब क्या होता है, जो बहुत बिखरा बिखरा होता है और आपको उसको सही करके फॉर्म करना होता है, तो पजल्ड मतलब समथिंग जो कि कंफ्यूजिंग है, प्रॉपर शेप में नहीं है, तो पजल्ड मीन्स ऑल्सो सेम एज द वर्ड कंफ्यूज, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा bewildered का, हमसे ऑपोजिट पूछा है या फिर वो वर्ड पूछा जिसका मतलब सेम नहीं है एज bewildered, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन। एनलाइटन मतलब जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाती है, जो हम बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ जिससे आपको समझ आ गया, आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, द वर्ड विच इज नॉट मीनिंग सेम एज bewildered। देन कंफ्यूज इज द डायरेक्ट वर्ड जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन, इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible। तो यहाँ पर हम ये जो लाइंस हैं इनसे हमें ये भी प्रूव होता है, जो हम लॉन्ग आंसर्स की तैयारी भी करते चलते हैं, कि ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे और हार्ड वर्किंग भी थे, क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे, एज साइंटिस्ट होते हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ हमको उनके कैरेक्टर स्केच के लिए भी मिलती है। क्लियर, So Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove कि human body invisible हो सकती है। Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass। अब यहाँ पे क्या बोला है कि उन्होंने finally engulf कर लिया, swallow कर लिया, निगल लिया कुछ rare drugs को। rare क्या है भाई, rare is unusual, uncommon। clear, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास होता है, बट क्योंकि शीट ऑफ ग्लास बहुत ब्रिटल होता है, पतला सा थिन होता है, फ्रेजाइल होता है, बट जो ह्यूमन बॉडी वो तो सॉलिड ही रहेगी, राइट। तो इन ड्रग्स की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ह्यूमन बॉडी भी वैसी ही ग्लास की तरह फ्रेजाइल हो गई थी, नहीं, इट वॉज सॉलिड एज ग्लास। क्लियर, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। तो साइंटिस्ट तो वो ब्रिलियंट थे भैया, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, आपको यहाँ के भी सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, but he was what, a lawless person, a person who do not does not follows the rules and regulation, the person who just does something जो कि उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, भले उसी से किसी का नुकसान हो या ना हो।
His landlord disliked him and tried to eject him. तो लैंडलॉर्ड मतलब द ओनर ऑफ द हाउस, मकान मालिक जिसे हम कहते हैं, तो वो जो है बिल्कुल पसंद नहीं करते थे किसको, ग्रिफिन को। मे बी वो साइंटिस्ट थे, मे बी उनका जो नेचर हम आगे जाके स्टोरी में पढ़ चुके हैं, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत रूड है, तो मे बी उनका जो नेचर है वो भी कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बोल सकते हैं वाइब नहीं मिलती होगी किसको, लैंडलॉर्ड को, और उनको पसंद नहीं आते थे कौन, ग्रिफिन। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया उनको इजेक्ट यानी कि टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, तो रिवेंज के लिए उन्होंने उनके घर की आग लगा दी। To get away without being seen, he had to remove his clothes. So why he had to remove his clothes? Because he has to become invisible, और invisible सिर्फ उनकी body थी, तो he had to remove everything, the clothes and the shoes, everything. clear? और इसकी वजह से वो क्या हो गए, फिर से invisible हो गए। अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, अगर वो कैप की बात करें हम, तो क्या क्या पूछा जा सकता है, swallowed, rare, then आपसे पूछ सकते हैं ट्रांसपेरेंट का, देन आपसे पूछा जा सकता है ब्रिलियंट, लॉलेस, इन सब के मीनिंग या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स, देन इजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड्स जिनके बारे में आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड दे आर वेरी सिंपल इनफ। अगर मीनिंग पता है तो आप ऐसे वर्ड्स देख लोगे कि जिसका मीनिंग सॉर्ट ऑफ मैच कर रहा है। क्लियर? ऑल राइट। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite इनविजिबल। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इसीलिए ये रीज़न था कि वो इन तीनों चीज़ों में उनको ये सब तीनों चीज़ें उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ी। एक तो वो होमलेस हो गए, दूसरी बात उनके पास कपड़े भी नहीं थे, तीसरी बात पैसे भी नहीं थे, एंड ही वॉज क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। यानी थोड़े बहुत इनविजिबल थे कब तक, जब तक वो मड में उनके पैर नहीं चले गए, बिकॉज उसी की वजह से फिर वो मडी फुटप्रिंट्स बने थे जो अभी प्रीवियस एक्सट्रैक्ट में हमने पढ़ा था। क्लियर? एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और इसीलिए जहाँ पे भी वो वॉक कर रहे थे दे वर फुटप्रिंट्स, तो समवेयर उनके फुटप्रिंट्स की वजह से ही वॉज विजिबल कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर वैंडरर का मतलब आपसे पूछ सकते हैं, समझ जो बहुत रोम करता है बेमतलब, वैंडर करना मतलब ऐसे ही घूमना विदाउट एनी रीजन। फिर आपसे ये सब पता होना चाहिए आपको, विदाउट क्लोथ्स है, विदाउट मनी है एंड क्वाइट इनविजिबल है, क्योंकि इसमें भी मॉडिफिकेशंस आपको आ सकते हैं। क्लियर? He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो वो जो boys हैं जो उनके footprints को follow कर रहे थे, उनसे तो बड़ी ही easily वो escape हो गए थे। But his adventures were by no means over. But जो adventures थे ना उनके बिल्कुल जो thrilling सी situations आने वाली थी वो खत्म नहीं हुई थी, जो हमें पता भी है एक के बाद इतने सारे जो है episodes होते हैं, curious episodes होते हैं। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. Why it has been told here कि ये bad time था, because उस वक्त mid winters थे and it's very chilly, it's bitterly cold। अभी आगे पढ़ोगे बहुत ही बुरी ठंड होती है लंदन में इस वक्त, तो without clothes roam करना was something which was a bad idea. It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without क्लोथ्स, एंड डेफिनेटली जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा बिटरली कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इसकी वजह से वो क्लोथ्स के बिना ऑब्वियसली रोम नहीं कर सकते थे, घूम नहीं सकते थे ऐसे स्ट्रीट्स पे। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे घूमने से कुछ नहीं होगा, मैं वैसे भी इनविजिबल हूँ, तो मैं किसी स्टोर में एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि क्लोज रहेगा तो वार्मथ भी मिलेगी मुझे, और सॉर्ट ऑफ उनको पता है मैं इनविजिबल हूँ तो कोई मुझे देख तो पाएगा नहीं, तो मैं कुछ भी चीज़ें चुरा के पहन सकता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं। इफ़ वी सी द वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, यू कैन गेट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन वैंडरर, इनविजिबल पे आपको आ सकता है सिनोनिम इंटोनिम, देन आपसे पूछा जा सकता है अबाउट द वर्ड एडवेंचर्स, देन बिटरली कोल्ड का मतलब एक्सेसिव कोल्ड, यहाँ पे बिटर का मतलब टेस्ट का नहीं है कि कड़वा टेस्ट, इट मीन्स एक्सेसिव, बहुत बुरी तरीके से ठंड होती है। देन यहाँ पर आपसे आई थिंक वार्मथ के बारे में पूछ सकते हैं, वार्मथ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू वोकैब बेस्ड और मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो दीज आर सर्टेन वोकैब क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर्ड होना है। क्लियर? ऑल राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन ने क्या किया ताकि वो इनविजिबल हो जाए, बिकॉज उन्होंने फायर लगा दी थी, आग लगा दी थी उनके लैंडलॉर्ड के घर पे, तो उनको वहां से बचना था। तो व्हाट ही डिड वाज ग्रिफिन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, या फिर वो इनविजिबल कैसे बने, मे बी वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इनविजिबल बनने के लिए उन्होंने क्या क्या मेहनत की, बिकॉज दैट इज समथिंग जो कि फ्रेंड इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट पूछा गया। सो ग्रिफिन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कैन बिकम इनविजिबल। डेफिनेटली उन्होंने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो दिस इज राइट।
ग्रिफिन swallowed certain rare drugs to become invisible. तो ग्रिफिन ने बहुत से रेयर ड्रग्स, अनयूजुअल से ड्रग्स खा लिए थे जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गए थे. आफ्टर ग्रिफिन swallowed the drugs, his body became as transparent as a sheet of glass. डेफिनेटली ये भी था द लास्ट स्टेप जिससे वो इनविजिबल हो गए थे. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो गया? द करेक्ट स्टेटमेंट्स जो कि आपको पूछ सकते हैं इन द शॉर्ट आंसर, हाउ बोल सकते हैं डिलिजेंटली Griffin was working to prove that human body can become invisible, या फिर what all Griffin did to prove this theory that human body can become invisible. तो ये वो सारे points हैं जो आप mention कर सकते हो. Clear? तो all of the above are the correct statements. Done? All right. Next is what is true with respect to Griffin or with respect to the scientist. He was a lawless person. Yes. His landlord disliked him. Yes. His landlord tried to eject him. Definitely yes. तो all of the above क्या हो गए आपके right answers. यहाँ पे आपको words मिल भी सकते हैं. His landlord tried to throw him out of the house. या फिर हिज लैंडलॉर्ड मेड हिम एग्जिट द हाउस. तो यहाँ पे जो भी चीज़ जिससे ये बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकालने की कोशिश की, दैट कैन कम है. क्लियर? तो बहुत से मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं यहाँ पर जो आपको खुद भी कोशिश करनी है कि क्या सोच कहाँ तक जा सकती है एग्जामिनर की, सो दैट जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको खुशी तो होगी होगी एंड ऑल्सो यू विल नॉट टेक मच टाइम टू जस्ट टिक द आंसर. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर्स. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से क्या सही नहीं है? तो जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं दैट वुड बी मार्क्ड एज अ क्रॉस. क्लियर? टू टेक रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. यस, रिवेंज लेने के लिए उन्होंने घर को आग लगा दी थी. तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट अ रॉन्ग ऑप्शन. To get away without being seen, Griffin had to remove his clothes. Yes, क्योंकि अगर वो अपने clothes remove नहीं करते तो फिर वो visible होते. तो ये भी क्या है? correct statement है but a wrong option. Griffin became a homeless wanderer with clothes and without money. अब flow में क्या लगेगा? ये भी सही है but Griffin became a homeless wanderer with नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है? आपका करेक्ट आंसर है बट इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ग्रिफिन वॉज क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड. यस, डेफिनेटली यहाँ क्वाइट इनविजिबल लिखा है तो दिस इज राइट. तो दिस वुड बी व्हाट? द रॉन्ग ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Griffin escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. Definitely direct statement है, कुछ भी modification नहीं है, तो this is a true statement. Griffin had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. Yes, it is a complete correct statement. It was midwinter. Yes, it was midwinter in London. So all of the above are the correct or true statements. Clear? All right. Next is why did Griffin decide to slip into a London store. ग्रिफिन ने क्यों डिसाइड किया लंदन स्टोर में जाने का? बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो विदाउट क्लोथ्स बेयर नहीं कर पा रहे थे इस वेदर को एंड ही नीडेड सम वार्मथ और इसीलिए वो स्टोर में चले गए. बिकॉज इट वॉज बिटरली कोल्ड. येस. बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली कोल्ड. येस, दोनों ही सही हैं. Because Griffin could not do without clothes in cold outside, could not do सही है तो it is correct statement. For warmth, Griffin decided to slip into a London store for warmth. तो yes, this is also the correct statement. तो all of the above क्या हो जाएंगे? The true statements or the reasons कि वो क्यों London store में enter करने का decide करते हैं. Clear? All right. Next is which word means same as transparent? Transparent, see through. जिससे आप आर पार देख सकते हो. दैट इज वॉट द वर्ड ट्रांसपेरेंट मीन्स. अगर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ट्रांसपेरेंट मीन्स द सेम एज द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट तो वो हो जाएगा इनविजिबल. बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास बोला है तो वो तो क्या हो जाएगा? जो कि जैसे हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं. सी थ्रू, येस, यानी कि समथिंग जिसके आप आर पार देख सकते हो. लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब भी यही होता है बिल्कुल क्लियर, जैसे सॉर्ट ऑफ पानी के लिए यूज करते हैं. समथिंग जो बहुत क्लियर है, आप बिल्कुल देख सकते हो आर पार, उसे कहते हैं लिम्पिड. ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो, यानी आपको आर पार ना दिखे. तो ओपेक इज वर्ड रॉन्ग ऑप्शन. तो ट्रांसपेरेंट मीन्स सेम एज द वर्ड सी थ्रू एंड लिम्पिड. तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज इजेक्ट डज नॉट मीन्स सेम एज. इजेक्ट मतलब बाहर निकाल देना, घर से बाहर निकालने की बात हुई है तो एग्जिट की बात हुई है. तो बोला है डज नॉट मीन्स सेम एज, यानी कि एग्जिट की बात ना हो या एंट्री की बात हो रही हो तो वो जाएगा द वर्ड जो कि इसका सही ऑप्शन होगा.
थ्रो आउट यानी बाहर निकालना, तो इजेक्ट का मतलब इसमें सेम हो गया, हमसे पूछा है डज नॉट मीन सेम एज। कास्ट आउट, सेम चीज, कास्ट आउट यानी किसी को बाहर निकालना, फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय को ऑफिस से बाहर निकालना है तो कास्ट आउट, किसी प्रोजेक्ट से बाहर निकालना है तो कास्ट आउट। क्लियर। इविक्ट, इविक्ट वर्ड आपने सुना भी होगा, इविक्शन हो रहा है, बहुत से रियलिटी शोज में भी देखते हैं हम, तो इविक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो दिस इज अगेन मीनिंग द सेम एज द वर्ड इजेक्ट, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। टेक इन, एंट्री की बात हो गई, तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इजेक्ट, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वैंडर मीन सेम एज, यानी वे मतलब विदाउट रीजन ऐसे ही रोम करना, घूमना, उसे कहते हैं वैंडर। तो मियांडर, रोम, स्टे। अब यहाँ पर मियांडर और रोम जो है वो दोनों ही सेम है। रोम करना, मियांडर करना, वैंडर करना, सबका मतलब एक ही चीज होती है कि वे मतलब घूमना। देन इज स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है, रुक जाना। वैंडर मतलब है चलना, मूवमेंट हो रही है। स्टे का मतलब है स्टेशनरी, मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, इसलिए बोथ 1 and 2 क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर, ऑलराइट। Next extract is closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of her clothing and feeding himself without regard to expense. अब यहाँ पूछ सकते हैं closing time arrived for what? अब यहाँ पे बहुत से options हो सकते हैं, तो it is about the London store जो बात हो रही है, the very first place जहाँ वो enter करते हैं for the warmth, for the clothes and for the food, तो यहाँ पर closing time arrived for the London store. एंड एज सुन एज डोर्स शट हो गए, जैसे ही डोर्स बंद हुए, ग्रिफिन जो है वो अपने आप को वो खुशी दे पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और अगर हमको कोई वार्म क्लोथ्स मिल जाए क्या हो जाएगी, वो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी उस वक्त। बहुत भूख लग रही है, खाने को आपको फेवरेट खाना मिल जाए, दैट वुड बी बहुत खुशी की बात। सेम थिंग हैपेंड विद ग्रिफिन, इस वक्त उनको सबसे ज़्यादा ठंड लग रही थी और उनको वो सब चीज़ें मिल गई, वार्मथ मिल गए, कपड़े मिल गए, तो वो क्या था, प्लेजर। क्लियर। दूसरी बात, खाने को भी उनको मिल गया, तो वो भी क्या हुआ, उनकी खुशी की बात हुई उनके लिए। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे उनको, यानी कितना भी खर्चा हो रहा है या क्या हो रहा है वो उनको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है, राइट, कि मुझे एक सोच समझ के खरीदना है कपड़े या खाना, उनको तो क्या करना है, सीधी चीज़ें निकालनी है, अपनी मर्जी से खाना पीना है। क्लियर। तो ये जो है विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि वो एक इन बोल सकते हैं मिस यूज कर रहे थे अपनी डिस्कवरी का, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनके दिमाग में यही चल रहा था कि विदाउट एक्सपेंस या फिर खर्चा वर्चा देखे बिना मैं अपने लिए खाना, क्लोथिंग सब वगैरह ले सकता हूँ, राइट। तो समवेयर वो क्या कर रहे थे, अगेन मिस यूज कर रहे थे अपनी डिस्कवरी का। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उन्होंने वार्म क्लोथ्स पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, और क्या क्या पहना उन्होंने, सब पता होना चाहिए आपको। लंदन स्टोर से उन्होंने लिए शूज, ओवरकोट, एक वाइड ब्रिम्ड हैट, तो ये तीनों चीजें उन्होंने पहनने के लिए ली। सो ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, एंड डेफिनेटली वो जो स्पेस थी हैट और शोल्डर्स के बीच में, उसको छोड़कर एवरीथिंग बोल सकते हो एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग ही लग रहे थे वो, तो वो क्या हो गए, एक प्रॉपर विजिबल पर्सन में चेंज हो गए। In the kitchen of the restaurant house, he found cold meat and coffee. वहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो वहाँ पर जो किचन था रेस्टोरेंट का, वहाँ पर उनको क्या मिलता है, कोल्ड मीट मिलता है और कॉफ़ी मिलती है और वो उसको खाते हैं। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वहीं ग्रोसरी स्टोर से वो क्या ले लेते हैं, वाइन ले लेते हैं, स्वीट्स ले लेते हैं। तो उन्होंने टोटल क्या खाया अगर हमसे पूछा जाए लंदन स्टोर में, तो कोल्ड मीट, कॉफ़ी, देन स्वीट्स एंड वाइन। क्लियर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, और फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली खाना पीना हो गया, कपड़े पहन लिए, अब वो थक गए, तो उन्होंने सोचा मैं सो जाता हूँ। तो बिल्कुल पाइल रखा हुआ है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, क्या क्विल्स, ब्लैंकेट्स आप बोल सकते हो, और उस पर फिर वो सो गए। क्लियर, ऑलराइट। अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो तो क्लियर ही हो गए हैं कि क्या पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू, क्या पहना, क्या वहाँ से उठाया उन्होंने लंदन स्टोर से। अब यहाँ पे जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे प्लेजर का की सिनोनिम, एंटोनिम। देन आपसे पूछा जा सकता है एक्सपेंस, खर्चा करना, टू स्पेंड मनी, दैट इज व्हाट एक्सपेंस मीन्स। देन आपसे पूछा जा सकता है अबाउट बस ठीक है, इतने ही हैं। क्विल्ट्स का मीनिंग पूछा जा सकता है, क्विल्ट मीन्स जो वुलन बिल्कुल ब्लैंकेट्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड करते हो ड्यूरिंग विंटर्स। अदर देन दीज आई थिंक हर एक वर्ड बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, तो वी कैन गेट द डायरेक्ट क्वेश्चंस इंस्टेड बाकी सेंटेंसेस से। क्लियर, ऑलराइट। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब पूछ सकते हैं in good time का मतलब, यानी before the time assistants arrive हो या at the right time, तो वो है in good time. Clear? As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next
मॉर्निंग. और हुआ क्या, जब तक असिस्टेंट्स आते नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पहले वो उठ नहीं पाए थे. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. And when he saw a couple of them, यानी more than one assistants थे, उनको देखा जैसे ही he panicked यानी कि बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ गए, टेंशन में आ गए और फिर वो भागने लगे. They naturally gave chase यानी they naturally followed, they naturally ran after Griffin. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in the chill January air. तो फिर से क्या होता है, अगेन उनको क्या करना है भाई, अपने आप को बचाना है, तो एक ही रास्ता है, इनविजिबल हो जाए. और इनविजिबल होने के लिए उनको अपने सारे क्लोथ्स, हैट वगैरह, शूज सब कुछ रिमूव करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो एंटर हुए थे स्टोर में. तो अगेन ही एंड्स अप बीइंग इनविजिबल. तो पूछ सकते हैं यहाँ पर कि चिल जनवरी है, तो आपको यहाँ पे मंथ भी ध्यान में रखना है कि चिल जनवरी ईयर में वो अगेन विदाउट क्लोथ्स क्यों मूव करने लगे थे इन द स्ट्रीट्स, क्योंकि वो असिस्टेंट्स जो है उन्होंने देख लिया था और असिस्टेंट्स उनके पीछे भाग रहे थे. तो माइट भी असिस्टेंट्स उनको पकड़ ही लेते हैं, दैट वुड हैव एंडेड हिम इन ट्रबल और कुछ ना कुछ इशू होता. तो इसीलिए यहाँ पर ही डिसाइडेड टू रन, और क्योंकि उन्होंने फॉलो करने का डिसीजन लिया असिस्टेंट्स ने, तो उनको बचना था, दैट्स व्हाई ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स. क्लियर. अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा अगर आपसे पूछा जा सकता है जैसे इन गुड टाइम का मीनिंग, देन अराइविंग वर्ड के आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं, देन अप्रोच, पैनिक, देन चेज, इन सब के मीनिंग्स या फिर सिनोनिम एंटोनिम अगेन. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको वो क्या बेस्ड क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी देख सकते हो आप. क्लियर. ऑल राइट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. क्लोजिंग टाइम ऑफ द स्टोर अराइव. डेफिनेटली अब स्टोर जो है वो बंद होने वाला था, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एज सुन एज द डोर वॉज शट. यस, जैसे ही डोर बंद हो गए, स्टोर्स वगैरह क्लोज हो गए, तभी ही वॉज एबल टू गिव द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग टू him. So this is also right. Griffin was able to feed himself without regard to expense. Definitely उनको ये सोचना ही नहीं था कि खर्चा कितना होगा या क्या, because he was not supposed to pay to anybody. He was invisible, right? So all the three options are what? The correct statements. So all of the above क्या हो जाएगा? The right answer. Done? All right. Next is what all Griffin took from the store. उन्होंने स्टोर में से क्या क्या लिया? Overcoat, shoes and a wide brimmed hat. Shoes, hat, overcoat, all of the above. बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट डिड ग्रिफिन हैव इन द स्टोर. ग्रिफिन जो है हैव का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है ईट. जैसे पूछते हैं ना, व्हाट आर यू हैविंग, आई एम हैविंग बोल सकते हैं आई एम हैविंग स्पिनच फॉर द लंच, आई एम हैविंग कोरिएंडर कौन खाता है, आई एम हैविंग एनी कोई भी वेजिटेबल, पोटैटो, टोमेटो, एनीथिंग. तो यहाँ पर हैव का मतलब क्या हो गया, खाने की बात हो रही है, ईटिंग की बात हो रही है. क्लियर. सो व्हाट डिड ग्रिफिन हैव इन द स्टोर. स्वीट्स, कोल्ड मीट, कॉफी एंड वाइन, ऑल ऑफ द अबव. डायरेक्ट क्वेश्चन है, हर एक चीज जो है बता दिया है यहाँ पर. तो ऑल द फोर थिंग्स जो है वो कंज्यूम्ड और वाज ईटन बाय ग्रिफिन इन द लंडन स्टोर. क्लियर. ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से क्या है स्टेटमेंट जो सही नहीं है. तो जो भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा अगेन हम उसको क्या मार्क करेंगे भाई, रॉन्ग मार्क करेंगे. ग्रिफिन कुड नॉट वेक अप इन गुड टाइम. कुड नॉट वेक अप, यस, तो ये क्या हो गया, एक रॉन्ग ऑप्शन बट अ करेक्ट स्टेटमेंट. असिस्टेंट्स वर अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. डेफिनेटली यस, तो ये भी क्या हो गया, एक करेक्ट स्टेटमेंट बट अ रॉन्ग ऑप्शन. Griffin panicked as he saw the assistants. Definitely he panicked, he became stressed. तो ये भी क्या है, wrong option. Assistants were not able to notice Griffin. Definitely नहीं, assistants were able to notice Griffin, इसीलिए तो वो उनके पीछे भागे या Griffin जो है भागने लगे. तो ये क्या हो गया आपका correct option, because this is a wrong statement. Clear. All right. Next is what were the reasons that Griffin was found naked in chill January air. वो क्या reasons हैं जिसकी वजह से again he became invisible and he was wandering all in the streets of London in such excessive cold without clothes. Because Griffin could not escape at right time from the store. Griffin was seen by the assistants. Griffin had to take off his clothes so that he saves himself from the assistant. तो सभी reasons दे दिए आपको. नंबर 1 वो right time पे बाहर नहीं आ पाए थे. अगर right time पे आ जाते यानी असिस्टेंट्स के आने के पहले भाग जाते स्टोर से, तो फिर उनको कोई नोटिस नहीं करता और वो इजीली escape कर सकते थे. तो ये क्या है, one of the reasons. तो this is correct. Then he was seen by the assistants. Yes, that was the reason जिसकी वजह से उनको भागना पड़ा था. तो this is also right. Griffin had to take off his clothes so that he saves himself from the assistants. And definitely
करेक्टली. तो ऑल थ्री ऑप्शन गिव द रीजंस क्यों ग्रिफिन को अगेन इनविजिबल होना पड़ा था. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज प्लेजर मीन्स द सेम एज. प्लेजर यानी खुशी, राइट? तो जॉय मीन्स हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, दैट कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन उनको मिल गया था कि हाँ भाई नाउ हैव द फूड एंड द क्लोथिंग. अम्यूजमेंट मीन्स द सेम थिंग अगेन, वेरी हैप्पी, एक्साइटिंग. तो ऑल द थ्री वर्ड्स गिव यू द मीनिंग हेयर कि उनको ही कुड गिव हिमसेल्फ दैट सेटिस्फैक्शन, दैट फीलिंग ऑफ अम्यूजमेंट एंड जॉय कि हाँ फाइनली मेरे पास खाना भी है और कपड़े भी हैं. तो ऑल ऑफ द अबव मीन द सेम एज द वर्ड प्लेजर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज चेज डज नॉट मीन सेम एज. चेज मतलब फॉलो करना, ठीक है, किसी के पीछे भागना. तो उसका मतलब सेम नहीं है किस ऑप्शन से. तो डज नॉट बोला है यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि नॉट फॉलो या फिर समथिंग विच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द वर्ड चेज. पहला है फॉलो. फॉलो मीन्स द सेम, तो ये हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन. रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, तो अगेन ये भी क्या हो गया, एक रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज इट मीन्स द सेम एज द वर्ड चेज. असेंबल यानी जैसे असेंबली होती है तो क्या बोलते हैं, सब लोग इकट्ठे आके प्रेयर करते हैं, राइट? असेंबल मीन्स एक साथ रखना. बोलते हैं ना जस्ट असेंबल दी कॉपीज, द नोटबुक्स. तो यानी हर किसी को एक साथ रखना. तो दिस इज टोटली गोइंग अवे फ्रॉम द मीनिंग. तो इसीलिए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन. परस्यू मतलब कि सेम चीज, किसी को किसी के पीछे भागना. एक होता है परस्यू करना कोई सब्जेक्ट, एक परस्यू होता है किसी को फॉलो करना, किसी चीज के पीछे भागना. क्लियर? तो ये भी क्या हो गया, द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द वर्ड चेज. तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज this time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब क्योंकि इस बार जब वो he was able to find the clothes also in the London store, but उसकी वजह से भी क्या हो रहा था, obviously देखो ऐसा वो क्यों भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके शोल्डर और उनके हैट के बीच की जो स्पेस है वो अभी भी खाली है. नंबर 1. तो कोई भी देखता तो बहुत ज़्यादा डर जाता कि ये कौन है. एंड सेकेंडली क्योंकि वो विदाउट परमिशन एंटर हुए थे वहाँ पर, तो दैट वाज अनदर रीजन जिसकी वजह से वो पकड़े जाते तो ही कुड हैव बीन पनिश्ड. क्लियर? अब यहाँ पर जो है अब ये डिसाइड करते हैं कि मुझे अगर इसी तरीके से मैं रह तो नहीं सकता विदाउट क्लोथ्स पूरे टाइम इस बिटरली कोल्ड वेदर में. तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं ये स्पेस भी छुपा पाऊँ, तो मैं एक नॉर्मल इंसान लगूंगा, नोबडी वुड डाउट. क्लियर? तो वो अब सोचते हैं कि इस बार मैं किसी थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक के बारे में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे जो है सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से ये स्पेस भी छुप पाएगी. तो अगर आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि व्हाई ग्रिफिन फाउंड अ थिएट्रिकल कंपनी स्टोर बेटर देन अ लंदन स्टोर. क्लियर? वो क्यों है? क्योंकि उनको कुछ ऐसा चाहिए था जो कि उनको सिर्फ क्लोथ्स नहीं दे बल्कि कुछ ऐसी प्लेस जहाँ से उनको ये स्पेस जो है उसको छुपाने के लिए भी कुछ चीज़ें मिल जाए. तो इसीलिए वो कहाँ होता, सिर्फ और सिर्फ एक थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक होता, क्योंकि फिर वो प्रॉप्स मिल जाते उनको जिससे वो सॉर्ट ऑफ एक फेक फेस बना सकते हैं. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theater world. अब ये पूछ सकते हैं कि डिस्क्राइब द इवेंट एट द थिएट्रिकल कंपनी. तो यहाँ के लिए आपको लॉन्ग आंसर की बात कर रही हूँ मैं. तो आपको यहाँ पर ये सब नाम याद होने चाहिए. ड्रूरी लेन क्या है? इट वॉज द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. क्लियर? तो यहाँ पर वो जो है ऑब्वियसली बहुत ठंड लग रही है उनको, बट वो बहुत जल्दी हरीडली वहाँ पर पहुँच जाते हैं. He soon found a suitable shop. और उनको वो शॉप दिख जाती है जहाँ पर वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें वो उनको मिल जाएगी. He made his way invisible upstairs. तो जब वो ऊपर जाते हैं ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता चलेगा कोई ऊपर गया है. क्यों? क्योंकि वो उस वक्त इनविजिबल थे. And came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. तो उन्होंने बहुत बड़ी हैट पहन ली, फिर उन्होंने फोरहेड जो है वहाँ पूरा बैंडेज बांध लिया, और फिर उसके बाद उन्होंने डार्क ग्लासेस लगा लिए ताकि आर पार दिखे नहीं कि आईज नहीं है, सिर्फ बैंडेज है. फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली जिससे एक सॉर्ट ऑफ फेस बने. देन यहाँ का पूरा पार्ट छुपाने के लिए उन्हें बुशी विस्कस लगा लिए, एंड उन्होंने हैट पहनी है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं. तो ये सब चीज़ें उन्होंने कहाँ से उठाई? ये उठाई उन्होंने जहाँ का थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक या फिर ड्रूरी लेन पे जो शॉप मिली थी उनको, वहाँ से. तो लंदन स्टोर से उन्होंने सिर्फ ओवरकोट, शूज़ और हैट पहने थे, बट यहाँ पर उन्होंने क्या क्या पहना है? स्टार्टिंग फ्रॉम अबव हम बोलते हैं हैट, देन बैंडेज, देन डार्क आई ग्लासेस, साइड विस्कर्स, फॉल्स नोज. क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने ये सब चीजें जो है वहां से उठाई. क्लियर? अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लेंगे जो भी हमने डिस्कस किया. इसके अलावा आपसे वोकैब बेस पूछ सकते हैं कि शिवरिंग
शिवर मतलब ठंड के मारे कांपना, ठीक है। तो ट्रेम्बलिंग विथ फियर मत लिख देना, इट इज ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, क्लियर। नेक्स्ट जो है हरीड वर्ड जो है यानी बहुत जल्दी जल्दी रश करना, स्पीड में जाना, ठीक है, बहुत जल्दी होना, उसे कहते हैं हरी। हरी का वर्ड है हरीड, क्लियर। ऑल राइट, लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind. क्योंकि ये जब ऊपर जा रहे थे स्टेयर्स पे तो ये इनविजिबल थे, तो किसी ने नोटिस नहीं किया, राइट। बट जब ये नीचे आएंगे ऑब्वियसली सब देख पाएंगे क्योंकि प्रॉपरली उन्होंने सब चीज़ें पहन ली हैं। तो क्योंकि उनको भागना था, वहाँ से बचना था, तो अगेन हमें पता है कि ये क्या है, एक लॉलेस पर्सन है। दूसरी बात, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कितना हार्म हो रहा है या हर्ट हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, केयरलेसली यानी विदाउट इवन मर्सीलेसली बोल सकते हो कि बिना किसी दया भावना के बहुत बुरी तरीके से उन्होंने क्या किया, अटैक किया किसको, शॉपकीपर को पीछे से, ताकि वो उनको पकड़ ना पाए और फिर उनके सारे पैसे चुरा कर भाग गए, क्लियर। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन, he took a train to the village of Epping where he booked 2 rooms at the local inn. और क्योंकि अब उनको समझ आ गया था कि मुझे ये जो लंदन है बहुत क्राउडेड है, बहुत लोग हैं, कुछ ना कुछ इशू होता ही रहेगा, तो मैं एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर सॉर्ट ऑफ रिमोट विलेज चला जाता हूँ, बहुत दूर चला जाता हूँ कहीं पे जहाँ ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो ईगर का मतलब कीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी थी उनको कि मुझे यहाँ से अब जाना ही है। तो इन्होंने क्या लिया, ट्रेन लिया और वो कहाँ गए, विलेज ऑफ इपिंग, और वहाँ के एक लोकल इन में उन्होंने कितने रूम्स बुक किए, 2 रूम्स, क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमको समझ आ गए हैं। इसके अलावा केयरलेसली वर्ड जो है दैट इज द वन जिसके बारे में आपसे वोकैब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल्सो ईगर वर्ड पे भी आपको वोकैब क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. Why did Griffin decide to try stock of a theatrical company? क्योंकि वहां पर उनको कपड़ों के अलावा भी बहुत सी चीजें मिल जाती जो ये एम्प्टी स्पेस को छुपाने में उनकी हेल्प करती। इट वुड बी मोर वार्म, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है, वार्मथ की तो कोई बात ही नहीं हुई है कि कहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वार्मथ उनको मिलती, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। ही वुड फाइंड सम सोल्यूशन टू बिकम विजिबल अगेन, विजिबल अगेन के लिए कोई सोल्यूशन मिल जाएगा उनको, ऐसा कुछ नहीं था उनका रीज़न कि मुझे फिर से विजिबल होना है इसीलिए मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए, ऐसा नहीं था। ही वॉन्टेड समथिंग मोर देन क्लोथ्स टू हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, येस दिस इज द रीज़न जिसकी वजह से उन्होंने थिएट्रिकल स्टॉक के बारे में सोचा। ही वुड फाइंड मोर गुड फूड देयर, डेफिनेटली नॉट। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है जो डायरेक्ट रीजन देता है क्यों उन्होंने इस बार चूज किया कि मुझे एक थिएट्रिकल स्टॉक या फिर ऐसी शॉप को चूज करना है जहां पे थिएट्रिकल स्टॉक मुझे मिल जाए, क्लियर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। Griffin was shivering with cold, yes. Griffin hurried to Drury Lane, definitely, which was the center of the theatre world. Drury Lane was the center of the theatre world, yes. So all the 3 statements are what? The correct ones. So all of the above क्या हो गया आपका right answer, clear? All right. Next question is what is not true from the following, यानी कि कौन सा statement है जो इनमें से सही नहीं है। Soon a suitable shop was found by Griffin, yes. तो ये statement correct है, तो it's a wrong option. Griffin was visible when he went upstairs, नहीं, Griffin was invisible when he went upstairs. अगर visible होते तो वहीं पे वो पकड़े जाते, right? तो ये statement जो है वो incorrect है, तो this is the right option. Griffin wore bandages around his forehead, definitely yes. तो ये भी क्या हो गया, correct statement, तो a wrong option. Griffin attacked the shopkeeper from behind, definitely yes. तो again a wrong option but a correct statement. So second option is the right answer, clear? All right. नेक्स्ट इज what all Griffin wore to become visible. Griffin ने वो सब कुछ पहना ताकि वो visible हो जाए। Bandages and dark glasses, yes. False nose and a large hat, big bushy side whiskers. तो definitely all the 3 क्या हैं, options हैं जो कि बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें पहनी थी ताकि वो visible हो पाए। तो all of the above क्या हैं, right answers, clear? All right. Next is what is true from the following. Griffin stole the money, yes. Griffin was eager to get away from crowded London, yes. Griffin took a train to village of Epping, yes. So he stole the money from the shopkeeper of the theatrical shop, whatever that shop was, and then Griffin was eager कि भाई बहुत ज़्यादा crowded London है तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, and that's why he decided to catch a train जो कि उनको village of Epping तक छोड़ेगी। तो all of the above क्या है, right options, clear? All right. Next is hurry means same as, hurry यानी बहुत जल्दी करना। Hasten, rush,
क्विक, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों का ही मतलब क्या होता है, सेम, बहुत जल्दीबाजी करना, हैसन यानी कि सेम थिंग, हरी करना, रश आपको पता ही है, एंड क्विक बहुत जल्दी जल्दी करना। तो ऑल द थ्री वर्ड्स व्हाट दे मीन इज सेम एज द वर्ड हरी। क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। Carelessly means the same as, carelessly यानी बिल्कुल भी सिंपैथी ना दिखाना, बिल्कुल ही insensitively किसी को hurt कर देना, that is what carelessly means. Mercilessly, yes, without any mercy, दया भावना के बिना. Unsympathetically यानी without showing any sympathy, तो this is also meaning the same as the word carelessly. Inhumanely यानी कि humanely ना behave करना, humanly means what, कि क्या चीज़ सही है, दूसरे को hurt तो नहीं करेगी वो सोचते हुए, और अगर आप नहीं सोच रहे हो वो चीज़ तो क्या हो जाएगा वो carelessly या inhumanly, तो this is also the word which means the same as the word carelessly. तो all of the above क्या हो जाएंगे, right options. Clear? All right. Next is which of the following means same as eager. Eager मतलब किसी चीज़ के लिए बड़ा लॉन्ग करना, eager कीन होना, right? तो पूछा है which means same as the word eager. अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग करना, तो इंटरेस्टेड होगे तभी होगे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन. अपेथेटिक, अपेथेटिक का मतलब होता है किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना, किसी भी चीज़ में आपको कोई मतलब नहीं है, आप नहीं चाहते वो करना, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन. कीन, कीन मीन्स द सेम वर्ड एज द वर्ड ईगर. डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट यानी किसी चीज़ के लिए पैशन नहीं दिखाना, पैशनेट ना होना, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन. तो कीन इज द वर्ड जिसका मतलब है सेम एज द वर्ड eager. Clear? All right. Next extract is the arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. किसी stranger का इस weather में ऐसे विलेज ऑफ विपिंग में एक इन में आना वो बहुत क्या है, एक अनयूजुअल सा इवेंट है. दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्ट्रेंज. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अनकॉमन अपीयरेंस मतलब ऐसा दिखता नहीं है, नॉर्मली ह्यूमन बीइंग ऐसे थोड़ा होते, बैंडेजेस लगे हुए, हैट लगा हुआ, ऐसे विस्कर्स लगे हुए, तो बहुत ही अजीब सा अपीयरेंस था जो कि बहुत ही अनकॉमन था. तो ये भी क्या थी, एक और स्ट्रेंज चीज़ थी. सेट ऑल टंग्स वैगिंग का मतलब वहाँ जितने भी लोग थे, दे स्टार्टेड गॉसिपिंग अमंग देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, उसको कहते हैं टंग्स वैगिंग. यानी वो लोगों ने बातचीत करना चालू कर दी कि भाई क्या रीज़न है, कैसे दिख रहे हैं वो, क्यों इस तरीके के स्ट्रेंज अपीयरेंस वाला इंसान है, क्यों इस वेदर में यहाँ इन पे रुकने आया है, तो ये सारी बातें जो हैं वो लोग करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. अब हमारे यहाँ पे नया कैरेक्टर कौन एंटर हो चुका है, मिसेस हॉल, जो कि कौन है, जो इन है विलेज ऑफ ईपिंग का, वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है यानी उस इन के जो ओनर हैं उनकी वाइफ है कौन, मिसेस हॉल. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो ये आप बता सकते हो शी यूज टू ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ हर गेस्ट, तो ये आप कैरेक्टर स्केच में भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. और यहाँ पर फिर जिस तरीके से वो फ्रेंडली हो रही थी, वो बातचीत कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट यहाँ पर डायरेक्टली मना कर देते हैं कौन, ग्रिफिन, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उनको, क्योंकि मन नहीं था बात करने का. तो वो क्या बोल देते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि मेरा रीजन है सॉलिट्यूड, यानी कि मुझे अकेले रहना है. तो यहाँ सॉलिट्यूड का मीनिंग या वो क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, सॉर्ट ऑफ पीस चाहिए मुझे, शांति चाहिए. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे. Besides, an accident has affected my face. और फिर वो रीज़न भी दे देते हैं भाई, क्योंकि उनको भी पता था कि लोग डिस्कस करेंगे ही, सोचेंगे ही कि किस तरीके का अपीयरेंस है स्ट्रेंज सा, क्यों ऐसा दिखने में है. तो क्या हो जाएगा, उन्होंने अपना रीज़न दे दिया, क्योंकि एक एक्सीडेंट में मेरा पूरा फेस जो है वो ख़राब हो गया था. इसीलिए वो हर एक चीज़ बता देते हैं कि भाई कल को अगर वो बात नहीं करना चाहें या वो दिखे नहीं रूम में, तो कोई आए नहीं उनके रूम में, क्योंकि वो ऑलरेडी बताना एक उन्होंने एक स्टोरी फॉर्म कर दी थी कि मुझे अकेले रहना है, सॉलिट्यूड है भाई मेरा रीज़न यहाँ आने का, दूसरी बात मुझे अपने काम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड ऑल्सो एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस डिस्ट्रॉय हो गया था. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, तो मिसेस हॉल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाती है पूरी कंप्लीटली कि भाई ये जो गेस्ट है वो एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, इसीलिए इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज बातें उनके बारे में दिख रही हैं. And in view of the fact that he had paid her in advance, and also major reason was क्योंकि एडवांस पेमेंट दे दी थी किसने, ग्रिफिन ने उनको, तो ऑब्वियसली वो पैसे तो उनको अच्छे ही लगेंगे, इसीलिए तो उन्होंने इन खोल के रखा है, राइट. तो वो जो है एडवांस पेमेंट को देखते हुए भी इस चीज़ से बोल सकते हो एक्सेप्ट कर लेती हैं इस फैक्ट को. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल
टेम्पर। तो यहाँ पर क्योंकि उनका जो बोल सकते हैं जो बिहेवियर था ग्रिफिन का वो बहुत इरिटेटिंग था, बहुत रूड थे वो, तो इसीलिए मिसेस हॉल जो है वो एक तो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई ये एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, दूसरी बात वो जो है यहाँ पर एक्सक्यूज करने को भी रेडी हैं उनके स्ट्रेंज हैबिट्स, बिहेवियर और उनके टेम्पर को। क्योंकि उनको एडवांस में भी पेमेंट कर दी थी ग्रिफिन ने। क्लियर? तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही, बट उसके अलावा वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं ऑल टंग्स वैगिंग के बारे में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछ सकते हैं सॉलिट्यूड का मीनिंग, एक्सेंट्रिक के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। सो समथिंग विच इज स्ट्रेंज वो हो जाएगा एक्सेंट्रिक। क्लियर? ऑल राइट। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। बट जो स्टोलन मनी थी वो बहुत टाइम तक नहीं थी वहाँ पर, मतलब बचा नहीं बहुत टाइम तक उनके पास पैसा। क्योंकि एक तो एडवांस में पे कर दिया, मे बी बाकी भी एक्सपेंस हो, तो इसीलिए उन्होंने जो पैसे चुराए थे शॉपकीपर से वो अब खत्म हो गए थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और उन्होंने मिसेस हॉल को बता दिया कि मेरे पास अभी रेडी कैश यानी अभी कैश नहीं है पे करने के लिए। बट वो क्या बोलते हैं, ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। बट वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं, फेक करते हैं कि मुझे कभी भी किसी भी मोमेंट पे एक चेक आ जाएगा, सो दैट मिसेस हॉल जो है वो इतना ज़्यादा बोले नहीं कि भाई पैसे नहीं है तो हम क्यों तुम्हें रखेंगे इनमें, क्यों रहने देंगे। तो वो इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि नहीं मेरे टाइम कभी भी किसी भी वक्त मुझे चेक मिल सकता है, देन आई विल मेक द रिमेनिंग पेमेंट। Shortly afterwards, a curious एपिसोड अकर्ड। बट थोड़ी देर बाद ही एक अजीब सा क्यूरियस सा एपिसोड होता है, सीन होता है। एंड व्हाट इज दैट? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में, बहुत सुबह हो रही होती है बहुत, और उस वक्त क्लर्जी मैन और उनकी जो वाइफ है यानी कि विलेज ऑफ इपिंग की बात हो रही है। वहाँ पर एक क्लर्जी मैन है, सॉर्ट ऑफ प्रीस्ट की बात कर रहे हैं, रिलीजियस मैन जो होते हैं वो, और उनकी वाइफ जो है कुछ आवाज़ें सुनकर उठ जाते हैं। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे वो नीचे जाने की कोशिश करते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी। जब वो सुनते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उनको कॉइन्स की आवाज़ आती है, मनी की आवाज़ आती है। तो चिंक मीन्स द साउंड ऑफ द कॉइन्स। बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जी मैन्स डेस्क, यानी कि जो डेस्क थी वहाँ पर उसमें से कोई पैसे निकाल रहा है, ऐसी आवाज़ उनको सुनाई देती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद द पोकर ग्रास्प्ड firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. But without making any noise, क्योंकि नहीं तो फिर वो सतर्क हो जाता, कौन, जो भी चोर है इनके हिसाब से। तो थीफ जो है वो ये समझ जाता कि somebody is has noticed him, तो इसीलिए वो कोई आवाज़ नहीं करते हैं। और उनके हाथ में एक पोकर ले लेते हैं। पोकर क्या है, फायर वगैरह की जो कोल है उनको ठीक करने के लिए एक मेटल रॉड होती है, उसे कहते हैं पोकर। तो वो पोकर ले लेते हैं अपने हाथ में, ग्रास्प्ड यानी बहुत अच्छे से फर्मली पकड़ लेते हैं वो, और फिर नीचे जाके वो डोर जैसे ही खोलते हैं और वो बोलते हैं सरेंडर। क्लियर? तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस तो पता ही हैं, इसके अलावा आपको जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है एडमिट वर्ड, प्रिटेंड, देन एक्सपेक्ट, देन आफ्टरवर्ड्स क्यूरियस, एपिसोड, क्रीपिंग, चिंक, इन सब की मीनिंग या फिर सिनोनिम एंटोनिम आपसे पूछे जा सकते हैं। अदर देन दीज फ्लंग ओपन, तो फ्लंग का पूछ सकते हैं, ग्रास्प, फम, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर जिसका मीनिंग अगर आपको पता है देन डेफिनेटली यू कैन गेट एनी वोकैब क्वेश्चन एंड यू विल जस्ट मार्क द राइट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। So the first question is what is true from the following? इनमें से कौन सा statement है which is correct? So arrival of a stranger at an inn in winters was an unusual event. Definitely winters के time पे वहाँ inn में कोई भी stranger arrive या कोई guest रहने नहीं आता था. Griffin was looking very strange. Yes, he had a strange appearance. Griffin's uncommon appearance was a reason of discussion for people in inn. Definitely जिस तरीके से वो दिख रहे थे हर कोई उनके बारे में डिस्कस कर रहा था. तो this is also the right statement. True ही पूछा था, इसीलिए all of the above क्या हो जाएंगे आपके right answers. Clear? All right. Next is what happened at the inn. inn में क्या क्या हुआ? Landlord's wife was making efforts to be friendly with Griffin. Yes. Griffin was not interested to talk to anyone. Definitely yes. Griffin told the lady that he does not want to be disturbed. Yes. So all of the above क्या है right statements जो कि इनमें conversation हुआ उसकी बात हो रही है. Clear? Next is what is true from the following. Again कौन सा statement है जो सही है? Griffin said that an accident had affected his face. Yes. Griffin had paid for the rooms in advance. Yes. Mrs. Hall considered Griffin as an eccentric scientist. क्या उनके हिसाब से वो एक strange scientist थे? Yes. तो all of the above क्या हो जाएगा? Right option. Done? Next is what is not true, यानी कौन सा statement है इनमें से जो correct नहीं है?
स्टोलन मनी ऑफ ग्रिफिन डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग ऑप्शन। ग्रिफिन डिड नॉट टेल द लेडी दैट ही हैड नो रेडी कैश, नहीं, डिड टेल या फिर ग्रिफिन टोल्ड द लेडी, तो ये होना चाहिए था स्टेटमेंट, इसीलिए क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Griffin pretended that he is expecting a check any moment. Yes, this is again a right statement, तो a wrong option. Mrs. Hall was prepared to excuse strange habits and temper of Griffin. Yes, she was prepared, और बोल सकते हो she prepared herself, क्यों? क्योंकि उनको एडवांस में पेमेंट मिल गई थी and she accepted the fact कि ये एक strange scientist है, तो she prepared herself to excuse his habits, strange habits and also his bad temper. तो this is also the right statement but a wrong option. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड लेटर एट द इन, यहाँ पर जब एक्सट्रैक्ट में बोला है ना कि लेटर एक क्यूरियस एपिसोड हुआ, उसकी बात हो रही है। क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड लेटर एट या फिर लेटर इन द विलेज ऑफ इपिंग। दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको वो बताना है जो क्यूरियस एपिसोड हुआ है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं यू नो व्हाट क्यूरियस एपिसोड हैपेंड, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो देन वी विल सी दोज ऑप्शंस अबाउट यू नो द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ। So clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Yes, clergyman and his wife heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Yes, without making any noise, clergyman flung open the door. Definitely yes. तो all of the above give you the options जो कि वो curious episode बताते हैं, या फिर exactly you know village of Epping में क्या curious episode होता है उसकी बात करते हैं। Clear? All right. Solitude means same as, solitude मतलब अकेले रहना, right? तो isolation, yes, isolation means single, कहीं पे भी बिल्कुल अकेले अपने आप को you know अपने आप से ही रहना, किसी और के साथ कोई कंपनी नहीं चाहिए आपको, तो that is what isolated means। तो isolation क्या हो गया? same as the word solitude। privacy, privacy का मतलब ही क्या होता है? अकेले रहना, right? तो this is also meaning the same। peace, शांति चाहिए, यानी अकेलेपन में I want to spend time alone because I want peace, I need peace, तो ये भी क्या है? सही है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे? द राइट ऑप्शंस, जिसका मतलब होता है सॉलिट्यूड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सेंट्रिक मीन्स द सेम एज, यानी जो भी वर्ड स्ट्रेंज वर्ड को बताएगा दैट वुड बी एक्सेंट्रिक। स्ट्रेंज, यस। एबनॉर्मल मीन्स समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल और नॉट यूजुअल, तो ये हो जाएगा राइट। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर बोलते हैं ना, बहुत पिक्यूलियर सी स्मेल आ रही है, बहुत स्ट्रेंज सी स्मेल आ रही है, तो समथिंग विच इज वेरी स्ट्रेंज, तो दिस इज ऑल्सो मीनिंग द सेम एज द वर्ड एक्सेंट्रिक। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस। क्लियर? नेक्स्ट इज टेम्पर डज नॉट मीन सेम एज, टेम्पर यानी बहुत गुस्सा होना, राइट? तो बोला है डज नॉट मीन्स सेम एज, तो एंगर, टेम्पर का मतलब ही क्या होता है? एंगर, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स अगेन बोला ना फ्यूरियस हो जाते थे, यानी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज समथिंग गुड, तो इट इज क्या है? ऑपोजिट ऑफ द वर्ड यू नो टेम्पर। देन अनोयंस, यानी बहुत जल्दी गुस्से यू नो अनोइंग से हो जाना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाना, तो दिस ऑल्सो मीन्स योर सेम एज द वर्ड टेम्पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस, विच इज ऑपोजिट ऑफ द वर्ड टेम्पर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ग्रास्प मीन्स द सेम एज, यानी पकड़ के रखना किसी चीज को, टू यू नो मेक होल्ड ऑफ समथिंग, उसका मतलब होता है ग्रास्प। तो बोला है ग्रिप, यस, हम बोलते हैं ना भाई अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, यानी हमने पकड़ के रखा किसी चीज को, तो ग्रिप ऑल्सो मीन्स सेम एज ग्रास्प। होल्ड, अगेन हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लेंच भी ज्यादातर बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, वर्ड्स क्लेंच यानी किसी चीज को पकड़ के रखना, अगेन तो ये भी क्या हो गया? ग्रास्प का सेम मीनिंग वर्ड। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस। क्लियर? ऑल राइट। Next is the next extract. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. His, यहाँ पे his कौन है? ये है क्लर्जी मैन, क्योंकि वही एपिसोड कंटिन्यू हो रहा है कि यू नो वो रूम ओपन करते हैं, सरेंडर बोलते हैं, उसके बाद क्या? कोई भी वहाँ नहीं दिखता, तो ही इज अमेज्ड, ही इज यू नो सरप्राइज्ड और ही इज शॉक्ड कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। He and his wife, he again clergyman and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने ढूंढा? उन्होंने कर्टन्स के पीछे ढूंढने की कोशिश की, पर्दे के पीछे ढूंढने की कोशिश की, डेस्क के नीचे देखा अंडर द डेस्क, एंड ऑल्सो इवन अप द चिमनी। There wasn't a sign of anybody, और वहाँ पर किसी का भी साइन नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिससे लगे कि नहीं यार यहाँ पे कोई अभी था।
Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. But desk खुली हुई थी और वहाँ से housekeeping money जो है वो नहीं थी, वहाँ पे वो missing थी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. अब वो बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल ही अलग जा रहा है, आउट ऑफ ऑर्डिनरी बिल्कुल. क्यों? क्योंकि वो क्या है, अफेयर मीन्स मैटर है, ठीक है, यानी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे सीन जो कि पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई इट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. क्लियर? द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. ऑब्वियसली मनी भी नहीं थी, डेस्क भी ओपन था, बट कोई था भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत पिक्यूलियर या स्ट्रेंज सी कोई चीज़ हुई है. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later than morning. अब पूछ सकते हैं what two extraordinary matters जो है इनके बारे में बात की गई है, या फिर what are the two things which have been compared related to the extraordinary matter happens in this chapter. तो वो दो चीज़ें क्या हैं? One is the extraordinary matter या फिर जो curious episode हुआ था at clergyman's house, and second one is how Mrs. Hall's furniture was behaving. तो ये दो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है कि इतना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर नहीं था वो क्लर्जीमैन के घर पे जो चोरी हुई है, जिससे ज़्यादा मिसेस हॉल्स का जो फर्नीचर है वो जैसे बिहेव कर रहा था वो सीन होता है. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked. तो जो लैंडलॉर्ड है और उनकी जो वाइफ है मिसेस हॉल, दोनों जल्दी उठ गए थे उस दिन और उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का डोर खुला हुआ है जो कि यूजुअली बंद रहता था. तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं स्ट्रेंज था कि कैसे उनका डोर ओपन है. एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर्ड हिज रूम. और अगर कोई उनके रूम में एंटर करता था ग्रिफिन के, तो वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, बहुत एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते थे. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. और इसीलिए इनकी जो लैंडलॉर्ड उनकी वाइफ है वो सोच रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, चांस को मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जाके चेक करना चाहिए, क्योंकि बंद ही रहता था डोर और आज खुला हुआ है, तो मीन समथिंग इज नॉट नॉर्मल. अब यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा वो क्या बेस्ड क्या पूछा जा सकता है, जैसे अमेजमेंट का मतलब पूछा जा सकता है आपसे. नेक्स्ट वी कैन बी आस्क्ड अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यहाँ पर क्या है, मैटर. क्लियर? नेक्स्ट पूछ सकते हैं दो चीज़ें जो कंपेयर हुई हैं वो मिसेस हॉल्स का फर्नीचर और जो क्यूरियस एपिसोड हुआ एट क्लर्जीमैन्स हाउस. देन आपसे पूछ सकते हैं फ्यूरियस का, अपॉर्चुनिटी का, फ्यूरियस का, डिफरेंट वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस. क्लियर? ऑलराइट. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई जल्दी से हम देख लेते हैं. They started peeping और फिर उसके बाद उनको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा. And so they decided भाई अब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे ये स्ट्रेंज क्यों है, ये स्ट्रेंजर या साइंटिस्ट. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. तो उनको लगता है जो बेड क्लोथ्स हैं यानी जो भी बेडशीट मैट्रेस वगैरह होंगी वो कोल्ड थी, इसका मतलब अभी बहुत थोड़े टाइम पहले ग्रिफिन वहाँ पे से उठ के चले गए होंगे और उनके पास जो भी चीज़ें होती थी, जो भी कपड़े, जो भी बैंडेजेस वो पहनते थे, वो पूरे रूम में बिखरे हुए थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. बट एकदम से क्या होता है, मिसेस हॉल को एक स्टिफ यानी ब्रीथिंग साउंड की जो आवाज़ है वो सुनाई देती है उनके कान के पास में. मतलब कोई है नहीं बट उन्हें वो साउंड सुनाई देता है. बट वो है कौन? वो ग्रिफिन है, द इनविजिबल मैन. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एकदम से क्या हुआ, जो bedpost यानी कि जो leg of the bed होता है उस पे hat रखी थी, वो hat जो एकदम से उठी और उनके मुंह पे dash यानी एकदम से bang हुई. Then the bedroom chair became alive. और एकदम से जो फर्नीचर का बात हुआ ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, दैट वाज द चेयर. क्लियर? तो जो बेडरूम में चेयर रखी थी वो एकदम से एक्टिव हो गई, एकदम से ऐसा होगा कि उसमें जान आ गई हो. स्प्रिंगिंग इनटू एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर. और एकदम से हवा में उड़ने के बाद वो क्या हुई, वो चेयर सीधे इनके सामने, इनके मुंह पे आ रही, खुद ही आ रही थी. Legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. और क्योंकि ये डर गए थे, ऑब्वियसली कोई चेयर खुद ही चल रही है, तो ये लोग बहुत डर गए थे और ये चेयर जो है इनको फाइनली रूम के बाहर तक भेजने में ऐसा सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि ग्रिफिन के हाथ में चेयर है, ऑब्वियसली ग्रिफिन विजिबल नहीं है, तो ऐसा लग रहा है चेयर जो है वो इनको रूम के बाहर भेज रही है. And then appeared to slam and lock the door after them. और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रिटेंड हो रहा था या अपीयर हो रहा था कि ये जो चेयर है वही डोर को बंद कर रही है, बट था क्या, ग्रिफिन थे जो कि क्लोज कर रहे थे डोर को. तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं. पीप का मतलब, देन इन्वेस्टिगेट का मतलब. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है अबाउट बेड पोस्ट की बेड पोस्ट क्या है, लेफ्ट का मतलब, देन डैश्ड. ऑल्सो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड अगेन एज इन दिस प्रीवियस पैराग्राफ. देन स्लैम का मतलब क्या हुआ, यानी बैंग करना, डोर को एकदम से बंद करना. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस.
First question is, what was noticed by clergyman and his wife? The room appeared to be empty. Yes. There wasn't a sign of anybody under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. Definitely yes. The desk had been opened and the housekeeping money was missing. So all the three options are directly given from the extract. तो इसीलिए right option क्या होगा? All of the above. Done? All right. Next is, what was extraordinary affair as per the landlord and his wife? क्यों था भैया इतना extraordinary matter? Griffin's room door was wide open. Usually Griffin's door was shut and locked, but it was open that day. Griffin was furious if anyone entered his room, but that had kept the room open that day. तो तीनों ही options क्या हैं? तीनों options ये describe करते हैं कि क्यों उनके लिए ये एक extraordinary matter था, क्योंकि अब देखो ये extraordinary affair जो है वो फर्नीचर और जो क्लर्जीमैन के घर में है उसकी बात हुई है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर, यानी समथिंग जो कि यूजुअल नहीं है. तो अनयूजुअल क्या था ऐसा पूछा जा रहा है. तो यहाँ तीनों ही ऑप्शंस बताते हैं, क्योंकि ग्रिफिन का रूम यूजुअली बंद रहता था बट दिस टाइम इट वाज ओपन. तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव गिव द रीजंस क्यों ये अनयूजुअल या स्ट्रेंज था, किसके लिए? लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ के लिए. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज सीन इन ग्रिफिन्स रूम? The bedclothes were cold, yes. The clothes and bandages that Griffin always wore were lying about the room, yes. Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तो ये तीनों ही चीजें जो है रूम में हुई थी. यहाँ पे अगर आप चाहो तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, what happened in Griffin's room? तो ये तीनों ही चीजें जो है वो सही है. तो all of the above क्या है? The incidences or whatever was seen in the Griffin's room. Clear? All right. What unusual happened in the Griffin's room? क्या strange चीजें हुई थी ग्रिफिन के रूम में? The hat on the bedpost leapt up and dashed itself into the lady's face. Yes. Suddenly the bedroom chair became alive. Yes. The chair springing into the air charged straight at the lady. All the three are the direct statements from the extract जो बोलते हैं कि क्या unusual सा हुआ था ग्रिफिन के रूम में. Next is, what is true from the following? The lady and her husband turned away in terror. Yes. The extraordinary chair pushed them both out of the room. Definitely. The chair appeared to slam and lock the door after the lady and her husband. It appeared like ऐसे दिख रहा था कि chair जो है वो room बंद कर रही है और lock कर रही है room को. तो all of the above क्या हो गए आपके correct statements. Clear? Next is, amaze means same as, यानी बहुत surprised हो जाना. That is what amaze means. Astonish means the same as the word surprise and also amaze. Surprise is the direct word. Stunned यानी shocked हो जाना, surprised हो जाना कि ये कैसे हो गया. तो stunned also means the same as the word surprise or amaze. तो all of the above क्या हो जाएंगे? Right options. Clear? नेक्स्ट इज, फ्यूरियस डज नॉट मीन सेम एज. डज नॉट बोला यानी फ्यूरियस के जैसा सेम वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट हो या फिर सम वर्ड जो कि बहुत ही अलग मीनिंग जा रहा हो एज फ्यूरियस. इनफ्यूरिएटेड यानी बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, तो दिस मीन सेम एज द वर्ड फ्यूरियस. इनकैंडेसेंट यानी अगेन बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत गर्म हो जाना बोलते हैं ना, एंग्री हो जाना. दैट ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड फ्यूरियस. देन काम मीन्स बहुत ठंडा रहना, कूल रहना, तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ वर्ड फ्यूरियस. देन इंसेंस्ड एक होती है ना, अगरबत्ती बोलते हो तो इंसेंस्ड बोल सकते हो, बहुत दिमाग जल्दी से गर्म हो जाना. तो दिस ऑल्सो मीन्स सेम कि बहुत एक्सट्रीमली गुस्से में आ जाना. तो ऑल द थ्री वर्ड्स मीन सेम एज द वर्ड फ्यूरियस, बट ऑप्शन नंबर सी इज व्हाट? द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड फ्यूरियस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज, स्लैम मीन्स सेम एज. स्लैम यानी डोर को एकदम से मुंह पे बंद कर देना. क्लियर? तो पुल मीन्स किसी चीज को खींचना अपनी तरफ, और डोर क्या हो रहा है? पुश हो रहा है. तो दिस डज नॉट मीन सेम एज स्लैम. प्रेज यानी किसी की तारीफ करना, तो यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं. बैंग यानी कि रूम को, डोर को एकदम से बंद करना जोर से, तो बैंग मीन्स द सेम एज द वर्ड स्लैम. देन कॉम्प्लीमेंट अगेन प्रेज का वर्ड है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट मीनिंग द सेम एज द वर्ड स्लैम. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स. और शॉक्ड होकर एकदम से वो गिरने वाली थी. कहाँ से? स्टेयर्स से. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो definitely वो कहीं ना कहीं से 100% श्योर थी, कन्विंस्ड थी कि स्पिरिट्स ही हैं, ये haunted है रूम, क्योंकि नॉर्मली ऐसा कुछ होता नहीं कि फर्नीचर हवा में उड़ रहे हैं. तो उनको क्या लग रहा था कि कुछ स्पिरिट्स या आत्मा है जो इस रूम में एंटर हो चुकी है, इस फर्नीचर में एंटर हो चुकी है, और डेफिनेटली वो स्ट्रेंजर या जो साइंटिस्ट है उसी ने कुछ किया है. My poor mother used to sit in that chair, she moaned. और वो बहुत दुखी हो जाती हैं, sort of रोने जैसा उनका साउंड हो जाता है, और वो बोलती हैं कि मेरी मम्मा जो है वो इस चेयर पे बैठा करती थी. To think it should rise up against me now.
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. तो जैसे ये चेयर उनके अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, उन पे बिल्कुल पड़ने वाली थी, तो ये चीज़ सोच के उनको बड़ा दुख हो रहा था। और वहाँ के जो नेबर्स थे, जो लोग थे, उनको क्या लग रहा था कि ये विच क्राफ्ट का काम है, यानी ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, इसकी वजह से ऐसे चेयर जो है वो हवा में उड़ रही है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having her hand in it. तो बट ये विचक्राफ्ट था या नहीं, वो चीज़ें अलग हो गई। बट जैसे ही सबको ये पता चलने लगा कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं कौन सस्पेक्ट हुआ था, ग्रिफिन और द स्ट्रेंजर वॉज सस्पेक्टेड कि ही इज द वन जिसने चोरी की है। क्लियर? ऑल राइट। तो यहाँ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा हिस्टेरिक्स, कन्विंस, देन स्पिरिट, हॉन्टेड, इन सब वर्ड्स के वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन विच क्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, तो ब्लैक मैजिक जिसको बोलते हैं, दैट इज व्हाट विच क्राफ्ट मीन्स। बर्गलरी यानी थेफ्ट, जो चोरी हुई थी। एंड देन सस्पेक्टेड यानी कि जो सॉर्ट ऑफ जिस पे डाउट है कि इसी ने कुछ किया है। क्वेश्चनेबल जो है उसको बोलते हो आप सस्पेक्ट। क्लियर? ऑल राइट। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. थोड़ा टाइम पहले उन्होंने बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट एकदम से वो जब पैसे दे देते हैं मिसेस हॉल को, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डाउट और बढ़ जाता है कि इन्हीं का हाथ है किसमें, चोरी में। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और इसीलिए एक कॉन्स्टेबल को जो है सीक्रेटली बुलाया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करें, अरेस्ट करें किसको, इन साइंटिस्ट को। Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो जो है इनको क्या पता था कि उस रूम में कोई नहीं है, बट एकदम से पता नहीं कैसे इनके रूम में से बाहर निकलते हैं कौन, साइंटिस्ट या फिर ग्रिफिन। तो ये शॉक हो जाती है मिसेस हॉल, और ये अपने आप को कांस्टेबल तक ही वेट ही नहीं करती, वो खुद ही जाके उनसे क्वेश्चंस करने लगती है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो पहला वो क्या पूछती है, मुझे ये बताओ मेरे चेयर को तुमने क्या किया कि वो ऐसे हवा में उड़ रही है। She demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो दूसरा क्वेश्चन वो पूछती हैं कि तुम इस खाली रूम से बाहर कैसे आए, और ये रूम तो लॉक था, तो तुम इसमें एंटर भी कैसे हुए। तो वो ये सारे क्वेश्चंस करती है कि कैसे ये स्ट्रेंज हैबिट्स हो रही हैं, तुम्हें कैसे ये सब चीज़ें करना आती हैं। एंड शी डिड नॉट वेट फॉर द कॉन्स्टेबल, और वो खुद ही जाके ये क्वेश्चंस करने लगती हैं। क्लियर? और first question is, what is true from the following? Mrs. Hall fell down the stairs in hysterics. Yes. Mrs. Hall was convinced that the room was haunted by spirits. Definitely. According to Mrs. Hall, Griffin had caused the spirits to enter into the furniture. Definitely. So all the three options are what the true or the correct statement जो exact आपके extract से given है। तो all of the above क्या हो जाएगा आपका correct option. Clear? All right. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कौन सा स्टेटमेंट है विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। द नेबर्स थॉट दैट द अनयूजुअल इवेंट्स वर अ रिजल्ट ऑफ विचक्राफ्ट। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट हमें नॉट ट्रू पूछा है तो इसे आप क्रॉस मार्क करोगे। द न्यूज ऑफ द थेफ्ट एट क्लर्जीमैन्स हाउस वॉज नाउ नोन टू मिसेज हॉल। तो येस, दिस वॉज नोन, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रिफिन वॉज नॉट सस्पेक्टेड बाय एनीवन। नहीं, जैसे ही न्यूज सबको पता चलती है तो ग्रिफिन वॉज द वेरी फर्स्ट मैन जो अंडर सस्पिशन आ गया था कि किस तरीके से पैसे आ गए उसके पास इतनी जल्दी। तो यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर वॉज सस्पेक्टेड होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। Griffin suddenly had the money to pay and this became a reason of suspicion. Yes, तो ये भी क्या हो गया, wrong option, because it's a correct statement. Clear? All right. What did Mrs. Hall ask Griffin? Mrs. Hall ने Griffin से क्या questions किए? What he has been doing to her chair upstairs? Yes. How he came out of an empty room? Yes. How he entered a locked room? So all the three options were asked or questions were asked by Mrs. Hall to Griffin. तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके correct options. Clear? All right. Suspicious means the same as, suspicious यानी कि कुछ जो कि doubtful है या questionable है। क्लियर? तो known, guaranteed, questionable, imagine। तो यहाँ known मतलब जो चीज़ ऑलरेडी पता है, बट suspicious is like जो चीज़ पे डाउट है आपको कि मे बी शक है जिसको आप बोलते हो, that is what suspicious means in English। Then guaranteed तो means 100% कोई डाउट है ही नहीं, तो this also means the wrong option। Questionable, yes, something on which you have a doubt, तो yes it is questionable, तो this is the correct option। Then imagine यानी कुछ जो आप imagine कर रहे हो, तो this is also what, wrong option। तो questionable means what, it is the same as the meaning word suspicious। Clear? All right।
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यानी कि जो ग्रिफिन है वो हमेशा ही बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अब वो वापस से गुस्से में आ गए, एक्सट्रीमली एंग्री हो गए, बिकॉज द वे मिसेस हॉल वाज आस्किंग हर द क्वेश्चन हिम द क्वेश्चंस, तो वो क्या हो गए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड. वेरी वेल, आई विल शो यू. तो ही वाज लाइक कि तुम्हें तो पता ही नहीं भैया मैं कौन हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ और मैं क्या हूँ, इनविजिबल हूँ. तो अब वो बोलते हैं रुक जाओ मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even a nose. तो जो कुछ भी उन्होंने थिएट्रिकल स्टॉक से उठाया था वो सारी चीजें वो उठा के उतार के फेंक देते हैं. वो बैंडेजेस उतार देते हैं, वो जो उनने ग्लासेस पहने थे, विस्कर्स जो भी चीजें उन्होंने पहनी थी वो सारी चीजें वो उतार देते हैं, बट फेस वाली सिर्फ, नॉट द क्लोथ्स. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. तो पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगा उनको, सिर्फ 1 मिनट लगा क्या करने में, ये सारी चीजें बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स और नोज जो है वो उतार के फेंकने में. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. Why the people were horrified? Because they were, observing or they were witnessing a headless man, जो कि होता ही नहीं है normally, right? तो horrified means जो डर गए थे, यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा, afraid थे. That is what horrified means. Mr. Jaffers the constable. अब constable का नाम क्या है? Mr. Jaffer. Now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. So why was Mr. Jaffer surprised? Because he had to arrest a man who is, headless. तो ये तो कभी होता ही नहीं कि किसी हेडलेस मैन को उनको क्या बोल सकते हैं, गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है. तो ही वॉज वेरी मच शॉक्ड. बट जाफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. बट हमें पता है मिस्टर जाफर जो है बहुत ही ट्रू प्रोफेशनल थे, बिल्कुल अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत सीरियस थे, एंड ही वॉज लाइक कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो इनको अरेस्ट करूंगा ही. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. So he was like कि भले ही मुझे वारंट मिल गया है, मुझे अरेस्ट करना ही है, तो वो पर्सन का हेड हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. If I have been given an order, if I have been given a warrant, I would arrest that person anyhow. Clear? तो यहाँ आपको quick tempered word या फिर furious इन सब के synonyms या antonym पूछे जा सकते हैं. Then you can be asked कि कितना टाइम लगा 1 मिनट में, या फिर क्या क्या चीजें उन्होंने रिमूव कर ली थी. Then next horrify का आपको synonym antonym आ सकता है. Then you can be asked about who was the constable, that was Mr. Jaffer, and adjectives दिए जा सकते हैं. What adjectives define Mr. Jaffer? So he was a serious professional, true professional, he was not prevented from being not doing his duty if that person was headless or not. तो ये सब चीजें जो है adamant थे, यानी कि बिल्कुल स्थिर थे कि मुझे करना है तो करना है. क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं. डन? ऑलराइट. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब यहाँ पे एक बहुत ही remarkable यानी बहुत ही strange सा scene चल रहा था. क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा था, पुलिसमैन जो है वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मिस्टर जाफर ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो कि क्या है, जो कि थोड़ी थोड़ी देर में इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने कपड़े निकाल के फेंक रहे थे, तो वो क्या होते जा रहे थे, इनविजिबल. Finally, a shot flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और फिर finally वो अपनी शॉट उतार के लास्ट में फेंकते हैं कौन, ग्रिफिन, और फिर वो completely invisible हो जाते हैं. एंड अब कांस्टेबल को ऐसा देखा जा रहा है कि कांस्टेबल या फिर मिस्टर जाफर एक ऐसे इंसान के साथ बोल सकते हैं फाइट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि किसको पकड़ने की, जो कि दिख भी नहीं रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोग थे जो हेल्प कर रहे थे किसकी, मिस्टर जाफर की, कि वो पकड़ने में हेल्प करें किसको, ग्रिफिन को. बट क्या हो रहा था, जो भी लोग कोशिश कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं से मार पड़ रही थी, पता भी नहीं चल रहा था कौन मार रहा है उनको, बिकॉज ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल हो गए थे. In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. But Mr. Jaffer जो है जैसे ही अपना लास्ट अटेम्प्ट या लास्ट कोशिश करने की कर रहे थे कि वो पकड़ पाए ग्रिफिन को, तब उनको he was knocked unconscious, यानी he was hit by ग्रिफिन. इस तरीके से मारा था उन्होंने कि वो unconscious यानी कि बेहोश हो गए थे. They were nervous, excited cries of
hold him. और लोग चिल्ला रहे थे, बहुत नर्वस थे और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि भाई इसको पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. और ऑब्वियसली किसको, इनविजिबल मैन को पकड़ना जो है, बोलना कि पकड़ लो उसको बहुत ईजी साउंड करता है, बट बहुत डिफिकल्ट था किसी इनविजिबल पर्सन को पकड़ना. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और ग्रिफिन जो है आराम से एस्केप हो गए थे, बहुत ईजिली फ्री हो गए थे किसके, इन लोगों के हाथों से. और किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ से किसे पकड़े इस इनविजिबल मैन को, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एन इनविजिबल मैन एंड देन कैच होल्ड ऑफ हिम. क्लियर. अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा आपको पूछा जा सकता है रिमार्केबल पे vocab based question, then you can be asked a question related to struggle, then blow, knocked, unconscious, excited, shaken. तो ये सब words पे आपको vocab based questions आ सकते हैं. Clear? All right. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है. ग्रिफिन वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. यस. ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस. यस. ग्रिफिन शाउटेड एट द लेडी. यस. जब वो बोलते हैं ना ये शाउट्स कि यू डोंट नो हु एम आई एंड I'll show you, right? तो वो इस तरीके से चिल्ला के बात करते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. क्या पूछा था, व्हाट इज ट्रू, तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, राइट, करेक्ट और ट्रू स्टेटमेंट्स. What took Griffin a minute? उनको सिर्फ 1 मिनट लगा भाई इन सब चीजों को उतार के फेंकने में. That was throwing off the bandages, throwing off the whiskers, throwing off the spectacles and nose. तो all of the above क्या है, right options. Clear? Next is what is true with reference to Mr. Jaffers. Mr. Jaffers was the constable. Yes. He was surprised to find that he had to arrest a man without a head. Obviously, he was surprised, but he was not like कि मैं नहीं पकड़ूंगा, right? Mr. Jaffers was serious about his job. Yes, he was very serious about his duty. तो all of the above क्या है, right statements जो कि describe करते हैं Mr. Jaffers को. Next is what happened as Mr. Jaffers decided to arrest the headless man. जैसे ही वो डिसाइड करते कि भाई अब तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा इसको, तो फिर क्या होता है. Griffin was becoming more and more invisible. Yes, क्योंकि वो अपने एक एक करके अपने garments उतारते जा रहे थे and that's why he was becoming invisible. Suddenly a shot flew in the air. Yes. Mr. Jaffers was struggling with someone he could not see at all. Yes. तो all of the above क्या हैं वो statements. जैसे ही वो डिसाइड करते हैं Mr. Jaffer कि भाई मैं तो इसको पकड़ने वाला हूँ, बट धीरे धीरे ग्रिफिन जो है वो अपने सारे कपड़े फेंक देते हैं उतार कर. तो क्या होता है फाइनली, वो मिस्टर जाफर्स जो है एक ऐसे इंसान के साथ स्ट्रगल कर रहे थे जिनको वो देख भी नहीं पा रहे थे. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. Some people helped Mr. Jaffers to catch the invisible man. Yes, लोग जो है उनकी मदद कर रहे थे. Mr. Jaffers was knocked unconscious. Yes, nobody was able to catch Griffin. Yes, कि Griffin जो है वो easily escape हो गए थे, तो nobody was able to catch hold of Griffin. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. Done? नेक्स्ट इज हॉरिफिक मीन्स सेम एज. हॉरिफिक यानी कि बहुत ज़्यादा डरावना या बहुत ऐसा कुछ जिससे आप डर जाओ. तो ड्रेडफुल, horrendous, terrible, all the three words mean something जिसकी वजह से आपको बहुत डर लगे, something which is very terrifying. तो all the three words means the same. That is the meaning of the word horrific. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic, which is extract based questions on the chapter Footprints Without Feet. I hope you got to understand each and every line and word जिस पे भी extract based question possible है, and you are aware कि किस तरीके से आपको questions solve करने हैं. They are pretty much easy, they are not very difficult, so I hope you are clear with all your doubts. Now in the next video we'll try to discuss certain long answer type questions based on the same chapter Footprints Without Feet. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.